राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम पटवार टेस्ट नंबर 17 जो मैथ के क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिए गए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता था। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट नंबर 17 का, वह किससे रिलेटेड है? तो सर ब्याज से रिलेटेड है। और ब्याज में भी कौन से ब्याज से? तो एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ोगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्री राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों के लिए 2% के रेट से 12,200 रुपए की राशि निवेश करता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इतने लाइन को पढ़ने से मुझे एक बात पता चला कि 4 साल का समय है, रेट 2% का है और मूलधन इतने का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को भी उसी दर पर अन्य 4 साल के लिए निवेश करता है। तो अंतिम 4 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होंगी? कहना क्या चाह रहा है कि शुरुआत में 1220 रुपया मूलधन है, ठीक है, दर दिया है, समय दिया है, आपने ब्याज प्राप्त किया। अब क्या किया? जो मूलधन था, जो ब्याज था, उन दोनों को जोड़ दिया और उसको वापस ब्याज पर लगा दिया। और वापस जब ब्याज पर लगाया तो अभी भी इंटरेस्ट कितना ले रहे हो? 2%। और समय कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। तो बताना है कितना ब्याज मिलेगा आपको 4 वर्षों में। इतना सा काम है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां दो चीजें हैं। पहली बार अगर देखा जाए, सुनना मेरी बात, कि पहली बार देखा जाए तो सर मूलधन कितने का है? 12,200 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें साहब, कितना है? 4% है। और समय कितना है? सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 2% है। और समय की बात करें तो समय कितना वर्ष है? 4 वर्ष। क्या यहां से आप साधारण ब्याज निकाल लोगे? बोलोगे हाँ। कैसे? तो सर मूलधन गुना दर गुना समय और बटा क्या? 100। मैं इनको कैलकुलेट करूं तो साधारण ब्याज आ जाएगा। आपने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। सर ये 122 और 122 का 8 गुना कर दीजिए। मैं यही गुना करता हूं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक कितना? 17, 8 और एक कितना? 9। मतलब 4 साल में जो टोटल साधारण ब्याज मिलेगा वह 976 रुपया मिलेगा। अब क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। जो भी आपका मूलधन था और जो भी आपका ब्याज था, इन दोनों को जोड़ दिया। तो बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनमें जोड़ा 6, यह कितना? 7, ये 9 और 2 कितना? 11, 2 और 1 कितना? 3। मतलब 13,176 बना। अब इसको मूलधन बना लिया। अब इसको क्या बना लिया? मूलधन। अब कह रहा है कि अब वापस 2% के हिसाब से इसको 4 साल के लिए दे दिया। तो बताना है ऐसा ही क्या होगा। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पहले जो मूलधन था उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिला 4 साल का। अब ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दिया और वापस इसको ब्याज पे लगा दिया। मतलब अब ये जो मिश्रधन था वही मेरे लिए मूलधन होगा। दर ये है, समय ये है, साधारण ब्याज निकालो। चलिए वही चीज, इतना गुना 2 गुना 4 और बटा क्या? 100। अब बाकी सारा काम क्या है? कैलकुलेशन का है। देखो मुझे, ये 4 दूनी कितना होगा? 8। 8 से इनमें गुना करो तो मुझे बताओ, 8 छक 48 कितना? 4। 8 सत 56 में 4 जोड़ोगे कितना? 60। हासिल कितना? 6। 8 एकम 8, 8 और 6 कितना? 14। फिर कितना? 1, 8 3 24 और 1 कितना? 25। 2, 8 और 2 कितना? 10। और 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव। तो आपने कहा कि अब उसको ब्याज कितना मिलेगा 4 साल का? तो 1054.08। तो आपने कहा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वही इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा काम डबल डबल बार आपसे करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है। कह रहा उनके क्षेत्रफल का जो योग है ना वह 225 है। तो छोटा वाला वर्ग का परिमाप बताओ। छोटा वाला वर्ग कौन होगा? जिसकी भुजा छोटी होगी। बोलो हाँ या ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, आसान पेपर है ये भी। क्वेश्चन में भुजा का रेशियो दिया सर 4 और 3। तो मुझे बताओ, अगर रेशियो को हटाऊंगा तो एक भुजा 4x और दूसरी भुजा कितना? 3x। बोलो हाँ या ना। ये भुजा का मान। अगर मैं इनका एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। हाँ या ना। ये अगर भुजा तो ये इनका एरिया। क्वेश्चन में कह रहा इनका योग, तो सर इनका योग कितना होगा? 25x स्क्वायर। और यही वैल्यू क्वेश्चन में 225 दिया है। तो मुझे बताओ ना, 25 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो x का मान कितना आएगा? 3। और जब x का मान 3 आया, x स्क्वायर 9 है तो x का मान कितना सर? 3।
जब x का मान 3 आया मतलब अनुपात का मान 3 आ गया, हाँ या ना। तो मुझे ये वाला भुजा पता चल गया 4 तिया 12, x का मान 3 रख दिया, और ये वाला भुजा पता चल गया 3 तिया 9। मुझे कह रहा है छोटे वाले का परिमाप, तो छोटा वाला कौन, जिसकी भुजा छोटी, परिमाप क्या पड़ा है 4 गुना भुजा, तो 9 चौका 36, इसका क्या सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भैया, देख लो पूरी क्लास एक बार। अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कह रहा है, एक गाय को 1010 में बेचने पर 1000 में बेचने पर मिलने वाले लाभ से 5% क्या है अधिक लाभ है। कहना ये चाह रहा है कि 1000 के जगह अगर मैं 1010 में बेचता तो मुझे 5% का क्या होता लाभ। तो देखो सिंपल सी बात है, एक बार 1000 में और एक बार 1010 में, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, और यही डिफरेंस परसेंटेज के रूप में कितना दिया है 5। आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में कितना 100%, तो सीधा 10/5 गुना कितना 100। बोलो 5 से कितनी बार 2 बार, और 2 में 100 का गुना कितना 200, तो 200 इस वस्तु का क्या होगा क्रय मूल्य। काम खत्म, इतना ही काम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन है, मैंने करा रखे हैं क्लास में। मैंने कहा ऐसे फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन भी होते हैं। फिक्स पैटर्न क्या होता है, तो देखो यहां 5 गुना 8 किया, तो बताओ यहां डिफरेंस कितने का 3 का, यहां भी डिफरेंस 3 का, यहां भी डिफरेंस 3 का, यहां भी डिफरेंस 3 का। मैंने कहा जितना नीचे डिफरेंस है उतना ही अगर ऊपर होता तो काम बहुत आसान होता, लेकिन अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। तब क्या करना है कि जितना डिफरेंस चल रहा है ना उसको अलग से लिख दो 1/3। अब ब्रैकेट में क्या करोगे, सर बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, क्लास में पढ़ाया था बीच वाला तो आपस में कट ही जाता है, बीच वाला आपस में कट ही जाता है। मतलब किससे है सर, शुरुआत वाले से। मतलब किससे है सर, शुरुआत वाले से, और मतलब किससे है, अंत वाले से। शुरुआत वाले में भी छोटा पद और अंत वाले में बड़ा पद। शुरुआत में छोटा पद कितना है 5, तो लिखो 1/5, और अंत में बड़ा पद कितना है 17, तो लिखो 1/17। यही इस क्वेश्चन का क्या होता है सॉल्यूशन। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का क्या करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्व कर लो, बताओ नीचे तो कितना आएगा 17 पंचे कितना 85, और ऊपर कितना होगा 17 एकम 17, 5 एकम 5, 17 में से 5 घटाओगे 12। बताओ 3 से यह वैल्यू कितनी बार 4 बार, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 4/85। 4/85 ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो ये सॉल्यूशन था आपके इस क्वेश्चन का। बढ़े आगे, चलिए अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा 17 गेंद को 720 में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन में इसको छोड़ दो। अब बताओ क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, तो पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं, तो क्या करोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मानोगे। बोलो हाँ या ना। तो टोटल कितनी वस्तु है सर 17, तो 17 वस्तु का क्रय मूल्य 17। कितने गेंद या कितने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, तो सर 5, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य 5, तो लॉस भी कितना 5। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 17 में खरीद कर 5 का लॉस लिया तो बेचा 12 में, तो भैया 12 रुपए में बेचा, और यहां विक्रय मूल्य कितना है, तो सर 720 है। तो 1 का मान कितना होगा, तो 12 छक 72 60, और जो 1 का मान है वही एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि आपने मान रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 का मान 60, तो क्रय मूल्य भी 60 रुपया। तो आपने कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना 60 रुपया। क्लियर है, चलो अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा है चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 गुना है। मुझे एक बात बताओ, चाप की लंबाई, क्या आपने सेक्टर पढ़ा है, त्रिज्या खंड, ये थीटा होता है, ये त्रिज्या होता है, और यहां से यहां का जो वैल्यू होता है यही चाप की लंबाई होती है। और इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया है, तो फॉर्मूला पढ़ाया है सर θ/360 गुना 2πr। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। कह रहा चाप की लंबाई परिधि का, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और परिधि का कितना गुना है 2/9 गुना। यही क्वेश्चन कह रहा है। और निकालना क्या है, तो चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का माप डिग्री में क्या होगा ये बताना है, मतलब थीटा का मान आपको बताना है।
क्लियर है। मुझे बताओ सर 2πr से 2πr कट जाएगा, बोलोगे जी सर। मुझे एक चीज बताओ 9 से यह कितनी बार कट जाएगा सर, 40 बार। तो ऊपर तो ठीठा बचेगा और नीचे 40, इधर 2, तो 40 दूना 80। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा सर, 80 डिग्री का कोण बनेगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। यदि ए बी से 80% अधिक तथा बी सी से 20% कम तो ए बी सी का रेशियो बताओ। सर ए बी सी, अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है ए बी से कितना अधिक है, 80% अधिक है। बी सी से कितना कम है सर, 20% कम है। कैसे निकालो, ये 100 मानो, 100 में 20% कम कितना, 80। 80 में 80% बढ़ाना है तो बताओ 80 का 10% 8 होगा, तो 80% कितना होगा, 8 8 64, तो 64 बढ़ाना पड़ेगा। 80 में 64 बढ़ाओगे तो वैल्यू कितना होगा, 144। मतलब ए के लिए मान 144, बी के लिए 80 और सी के लिए कितना, 100। अब इनको सरल कर लो, मुझे बताओ। 4 से कट जाएगा जी सर, 4 तिया 12, 4 छक 24। 4 से कट जाएगा जी सर 20 बार, और 4 से कट जाएगा जी सर 25 बार। इनका रेशियो क्या है, 36 20 25। 36 20 25, ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भैया, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 40 छात्र द्वारा प्राप्त अंक का औसत 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 के जगह गलती से कितना पढ़ लिया, 45। तो सही माध्य क्या था। देखो बहुत ही आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब कराएं क्लास में भी। सर 40 छात्र हैं, इनका एवरेज 68 है। अब ये सही एवरेज तब होता जब क्या है कि लिखना 25 था, लिखा मैंने 45। मतलब सही सही 25 लिखना था, गलती से मैंने 45 लिखा। ये सही औसत कब होता, जब 25 लिखा था और 25 ही लिख देता तब। लेकिन मैंने 25 के जगह क्या लिख दिया, 45। तो मुझे बताओ कितने की गलती हो गई। तो सर 25 नहीं 20 की गलती हो गई। कितने का अंतर, 20 की गलती। तो 20 ज्यादा लिख दिया, हाँ या ना, कि सर 25 लिखना था 45 लिखा, 20 ज्यादा लिख दिया। तो अगर मैं 20 कम कर दूं, 20 कम कर दूं तो काम चल जाएगा, मान सही हो जाएगा। 20 ज्यादा लिख दिया तो 20 कम कर दूं तो काम चल जाएगा, बोलोगे हाँ। लेकिन ये 20 तो टोटल में, लेकिन एवरेज कितना कम, तो 20/40। जितना यहां बढ़ रहा है उतना ही यहां घटाओ, और एवरेज के लिए क्या करो, जो भी नंबर है उससे भाग लगाओ। सरल कर लो सर। सर ये 20 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। मुझे बताओ ये तो 68 है, और 1/2 का मतलब 0.5 होता है, घटा दे मतलब 67.5। सही माध्य या सही औसत 67.5 था। ये 25 के जगह 45 लिखने के चक्कर में है ना, तुम्हारा माध्य कितना आया था, 68 आया था। ये एवरेज कितना आया था, 68 आया था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की 62% जनसंख्या क्या है, शिक्षित है। तो कस्बे में अशिक्षित लोगों की संख्या ये है, तो शिक्षित लोगों की संख्या बताएं। मुझे एक बात बताओ, एक तो शिक्षित की बात कर रहा है और एक अशिक्षित की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। शिक्षित कितने हैं सर, 62। तो अशिक्षित कितने होंगे सर, 38। बोलो इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि टोटल 100 होंगे, शिक्षित 62 है तो अशिक्षित 68। अब क्वेश्चन, सॉरी 38, इस 38% का मान दिया है 2 4 5 6 7, और पूछ किसका रहा है, तो इस 62% का मान। तो क्या निकाल लेंगे, बोलोगे जी सर। 2 4 5 6 7 में भाग लगेगा किसका, 38 का, और गुना किसका होगा सर, 62 का। अब कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। क्या बात क्लियर है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 से कितनी बार, 19 बार। 2 से कितनी बार, 31 बार। क्लियर है। अगर मैं इसको 19 से काटूं तो देखो 19 एकम 19। क्लियर है। अगर 19 घटाया 24 में से तो 5 और 5 55। 19 दूना कितना, 38। 19 दूना 38, क्योंकि 3 बार पढ़ता तो 57 होता, ये 55 है, तो 19 दूना 38। कितना बचा सर, 17। अरे बोलो हाँ या ना, कितना बचा, 17। और ये कितना सर, 6, 176। फिर 19 का पहाड़ा 9 बार, कितना सर, 171। कितना बचता, 5 और 7 57, तो 19 दिया 57। मतलब आंसर क्या होगा 62% का, तो 1293 × 31,
यूनिट डिजिट से काम करे। अच्छा, यूनिट डिजिट दोनों जगह 3 3 है। चलो तो पूरा गुना कर लेते हैं। 31 में 1 का गुना 31 और 3 अंक है तो 3 0, कोई दिक्कत नहीं। 31 का 2 गुना 62 होता है, 2 अंक है 2 0। 31 का 9 गुना कर ले तो 9 और 9 तिरी कितना 27 और 1 0 बैठा लीजिए, ठीक है। अच्छा, 31 का 3 गुना सर 63 होता है। बताओ, ये 3, ये 5, ये 10, ये 6 2 8 1 9 1, ये 10 और ये 4, 4053 कहाँ दिख रहा है सर? 4053, मैंने सही किया। अच्छा, 21 का कितना गुना करना था? 3 गुना, तो ये 63 नहीं 93 होगा, तो ये 8 आ जाएगा। कितना होगा? 40,083। 4000 नहीं, 40,083 इस क्वेश्चन का क्या है? सही उत्तर। यहाँ 31 का 3 गुना 93 होगा, मैंने 63 लिख दिया था, तो सही उत्तर क्या होगा? 40,083। कर लीजिए नोट। बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है? सरल करना है। अभी अभी पहले भी आपको बता रखा है कि कभी भी मिश्र भिन्न में लिखा हो इसका मतलब क्या है? ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस में। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं यहां पे देखूं 777 सही 1/5, मतलब 777 यहां भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब प्लस में है। तो 777 यहां कितनी बार है सर? 4 बार है। तो मैं कहूं सर 777 को 4 बार जोड़िए या 777 में 4 का गुना करिए, बात बराबर। अब उसके अलावा क्या बचा? 1/5 प्लस का, 2/5 प्लस का, 3/5 प्लस का और 4/5 प्लस का। इनको गुना कर लो। 7 चौका 28, 7 चौका 28 में 2 जोड़ोगे 30, 3, 7 चौका 28 और 3 कितना? 31। इनको जोड़ लो तो सर नीचे 5 है तो 5 आएगा, ऊपर जोड़ो 3 3 6 और 6 4 कितना? 10। तो 5 से कितनी बार? 2 बार। तो सही उत्तर क्या होगा? 3110, 3110 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 3110 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8/1/3% की हानि पर। तो सबसे पहले यहां तो ये बताओ 12.5% का मतलब 1/8 होता है? बोलो हाँ या ना। मेज का मतलब हम टेबल की बात कर रहे हैं और कुर्सी का मतलब हम चेयर की बात कर रहे हैं। और 8/1/3 का मतलब क्या पढ़ा है सर आपने? 1/12। और यहां लॉस है, ध्यान देना, और यहां क्या है? प्रॉफिट है। क्लियर है ये बातें? आगे क्या कह रहा है? तो उसे टोटल 25 रुपए का लाभ होता है। ये कौन से वाले क्वेश्चन है? समीकरण वाले, क्लास में करा रखे हैं, ध्यान देना। फिर कह रहा है दूसरी बार या दूसरी ओर यदि वह इतना % की हानि किस पे लेता है? सर टेबल पे। और कुर्सी पर इतना % का क्या लेता है? लाभ। तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो मुझे बताना है मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया ये समीकरण वाला क्वेश्चन है तो समीकरण बनाते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, समझना। टेबल का क्रय मूल्य टी ले लो और कुर्सी का क्रय मूल्य सी ले लो। अब देखो एक एक करके। सर टेबल पर इतने % का लाभ, 12.5 का मतलब 1/8। तो आपने कहा टेबल का 1/8 मतलब T/8, लाभ है तो प्लस में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कुर्सी पर 8 सही 1/3% की हानि। तो हानि कितने का है? 1/12 का। तो आपने कहा कुर्सी का 1/12, हानि है तो माइनस में, लाभ है तो प्लस में। और इस तरीके से टोटल 25 रुपए का लाभ हुआ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। पहले इसको देख लो, अब इसको देख लो। पहले इसको देख लो फिर इसको देख लो, ठीक है। कि पहले लाभ हुआ 1/8 का, तो टेबल का 1/8, लाभ है तो प्लस में। कुर्सी का क्रय मूल्य सी माना, उस पर हानि हुआ 1/12 का, तो सी का 1/12 और हानि है तो माइनस में। और इस प्रकार टोटल कितने का लाभ? 25 का। वही चीज मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि सर जो टेबल है ना उस पे तो लॉस लो, कितने का? 8 सही 1/3 मतलब 1/12 का, लॉस है तो माइनस में। और जो चेयर है ना उस पे प्रॉफिट लो, कितने का? 1/8 का, लाभ है तो प्लस का। तो इस प्रकार नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब ओवरऑल 0। हाँ या ना? मतलब क्या कह रहा है अब कि सर टेबल पे लॉस लो, कितने का सर? 1/12 का, तो ये माइनस में। चेयर पे प्रॉफिट लो, कितने का सर? 1/8 का, तो बराबर में नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब बराबर क्या? 0। अब मुझे बताओ ये माइनस का उधर प्लस का चला जाएगा, तो आप कहोगे C/8 बराबर T बटा क्या? 12।
अब यहां से मैं सरल कर लूं, 4 से 2 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार। तो टेबल और चेयर के क्रय मूल्य का रेशियो आया, चेयर का मान 2, टेबल का मान 3। ये किसका रेशियो निकल कर आया, क्रय मूल्य का, क्योंकि मैंने ये क्रय मूल्य माना है किसका, एक टेबल का टी, एक चेयर का सी। तो एक चेयर और एक टेबल का क्रय मूल्य का रेशियो आया। अब कुछ नहीं करना, एक चेयर के क्रय मूल्य का अनुपात कितना, 2। तो यहां एक चेयर के जगह क्या रख दो, 2 बटा कितना, 12। एक टेबल के क्रय मूल्य का अनुपात 3, तो यहां रखो 3 बटा 8 बराबर कितना, 25। सरल करना है, 2 से कितनी बार, 6 बार। तो नीचे तो इनका लैस है कितना आएगा, 24। 8 से 3 बार तो ये 3 तिया 9। 6 से 4 बार तो ऊपर 4 बराबर कितना, 25 चल रहा है। क्लियर है ये बातें। अब मुझे इनको घटाओ, तो सर ये 5/24 किसके बराबर, 25 के। मुझे बताओ 5 से यह कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 1 बराबर क्या आएगा, 24 गुना 5। और 24 गुना 5 कितना होता है सर, 120। 1 बराबर अगर 120 आया, मतलब रेशियो का मान 120 आया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मेज का। मेज मतलब किसका, टेबल का। टेबल का क्रय मूल्य बताओ। तो भैया टेबल का क्रय मूल्य कितना है, 3 है। रेशियो का मान कितना है, 120 है। तो 3 का 120 गुना कितना सर, 360 रुपया। मान लो चेयर का पूछता तो 2 का 120 गुना 240 रुपया। क्लियर है। तो आपने कहा सर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, जब पेपर टफ बनाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा। करने का तरीका देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सबसे बड़ा संभव गोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाया जाता है, तो गोले का आयतन बताओ। भैया एक घन है, घन की हर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। इससे आप क्या करोगे, गोला बनाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, जो घन का भुजा होगा वो गोले का क्या होगा, व्यास। तो अगर मैं गोले की बात करूं, किसकी बात करूं, गोले की, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो व्यास का आधा। और यहां व्यास किसके बराबर है, यहां व्यास किसके बराबर है, तो घन की भुजा के बराबर, जो कि कितना है, 6 है। तो व्यास भी 6, भुजा भी 6, तो त्रिज्या 6 का आधा कितना, 3। क्या ये बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है सर, इसका आयतन निकालो, किसका, गोले का। क्या होता है, 4/3। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का घन मतलब 3 गुना 3 गुना 3। इनको कर लो कैलकुलेट, काम खत्म। बताओ सर 3 से 3 कट जाएगा, बोलोगे जी सर। बाकी वो गुना करो, 3 तिया 9 और ये कितना 88। तो 88 गुना 9 बटा कितना 7। तो नीचे तो 7 आएगा, 9 अठे कितना 72, 7 9 अठे 72 और 7 कितना 79। तो 792/7 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो फटाफट एक बार। क्लियर है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान आसान सा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तेरा पास फेल वाला ऐसा भी करा रखा है। क्या कह रहा है, जैक एक टेस्ट में 45% अंक प्राप्त किया और 18 अंक से फेल हो गया। तो अगर जैक को पास कराना होगा तो 45% में ये जो 18 नंबर से फेल हुआ है जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा, बोलोगे जी सर। फिर क्या कह रहा है, यदि उसे 65% अंक प्राप्त हो तो टेस्ट में पास करने के लिए जो न्यूनतम अंक है उससे 6 अंक अधिक हो जाता है। मतलब अगर उसको 65% मिला तो पासिंग से 6 ज्यादा मिलता है, तो 6 कम कर दोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये भी जय का पासिंग मार्क्स, ये भी जय का पासिंग मार्क्स। अब एक तरफ परसेंटेज को कर लो और एक तरफ डेटा को। मुझे बताओ 18, ये माइनस का 6, इधर प्लस का 6, ये 65% तो इधर माइनस का 45%। सरल करोगे तो मुझे बताओ 18 और 6 कितना सर, 24, और इनको घटाओगे सर 20%। तो 20% बराबर 24। पूछा क्या है, तो उस टेस्ट में कोई व्यक्ति अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब टोटल अंक, मतलब 100% का वैल्यू निकाल दो। तो 100% क्या होगा सर, 24/20 गुना कितना 100। 20 से कितनी बार, 5 बार, और 24 में 5 का गुना कितना 120। 120 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो एक बार पूरी क्लास, बताओ समझ में आ गई। पेपर अभी आसान चल रहा है, पहले आपको काफी टफ टफ का क्वेश्चन करा दिया, फिर डिफिकल्ट मॉडल भी रखा। अब क्या है, तो सर ये थोड़ा इजी लेवल है। क्लियर है, हर तरीके का पेपर कराएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है
कि हर पेपर में आप देख रहे हो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करा रहे हैं और वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी दोगे ना तो एक तरीके से आपके पूरे कोर्स का रिवीजन है, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? इस तरीके का टेस्ट पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लीजिएगा कि इस तरीके से सब कुछ एक एक मेहनत करके हर टॉपिक से क्वेश्चन निकालना, फिर हर टॉपिक से हर वैरायटी का क्वेश्चन डालना नहीं मिलेगा, आप चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। अब ये यूनिटरी मेथड है। क्या कह रहा है? एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन में काम पूरा करने के लिए 2 पुरुषों की सहायता से कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक पुरुष की बात करें तो वह कितने दिन में सर? 8 दिन में। और एक महिला की बात करें तो सर वह उसी काम को कितने दिन में सर? 12 दिन में। तो पहले यहां से पुरुष और महिला की क्षमता निकाल ले। बोलोगे हाँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो महिला और उस पुरुष की क्षमता क्या है? 3/2। क्षमता का मतलब ये कि एक महिला एक दिन में 2 काम और एक पुरुष एक दिन में 3 काम। फिर साथ साथ में टोटल वर्क भी निकाल लेते, आखिर टोटल काम कितना है। इनसे निकालो इनसे निकालो, बात बराबर है। महिला 1 तो एक महिला की क्षमता 2, कितने दिन? 12 दिन। तो टोटल काम कितना है सर? 24 है। यहां तक काम क्लियर? अब लाइन में क्या कह रहा है कि 2 दिन में काम पूरा करना है। समय पहले से दे दिया कि काम 2 दिन में पूरा होगा, लेकिन कौन पूरा कर रहा है? तो 2 पुरुष। सुनना मेरी बात, 2 मेल। बोल रहा है कितने महिला को ले लूं? मैंने मान लिया X महिला को ले लो। 2 आदमी के साथ कितने महिला को लिया जाए कि ये जो 24 काम है ना, ये 24 काम है ना, कितने दिन में हो जाए सर? 2 दिन में हो जाए। बोलो हाँ या ना। मतलब 2 पुरुष और कुछ महिला के 2 दिन का काम भी कितना होगा? 24 ही तो होगा, कि जितना काम ये करेंगे उतना ही काम ये करेंगी। काम तो टोटल 24 है। अब इस 24 काम को किससे कराना है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 तो पुरुष लो, लेकिन कितनी महिला हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया X महिला। और कितने दिन? तो सर 2 दिन बराबर कितना? 24। अब इनको सरल कर लो, X का मान निकालो, काम खत्म। सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार? 12 बार। मुझे बताओ पुरुष की क्षमता कितनी? 3। तो यहां 3 दूनी कितना? 6। महिला की क्षमता कितनी सर? ये 2 है भैया, गड़बड़ मत कर देना। महिला की क्षमता 2, तो यहां 2 गुना X बराबर कितना? 12। तो आप कहोगे सर 2x बराबर कितना? 6। ये प्लस का 6 माइनस का 6, तो x बराबर कितना? 3। 2 से 6 को काटोगे 3 बार। मतलब कितनी महिला की जरूरत थी? तो 3 महिला की जरूरत थी 2 पुरुष के साथ। तब ये 24 काम कितने दिन में होता? 2 दिन में। तो महिला की संख्या पूछा, आपने बता दिया कितने दिन में? 3 दिन में। ये समीकरण लिखना आना चाहिए कि ये भी उतने ही काम करेंगे जितने पहले थे, 24। अब क्या है? 2 पुरुष कुछ महिला, तो मैंने मान लिया X महिला, दोनों मिलकर 2 दिन का काम 24। काम खत्म, कैलकुलेशन कर दिया। अगले को देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्या कह रहा है? जब 5 आदमी एक दीवार 12 दिन में बना सकता है, तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? देखो सिंपल सा तरीका है कि व्यक्ति की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, और दीवार बनाना मतलब काम की बात हो रही है। मतलब M1 D1 W1 बराबर M2 D2 बटा W2। मुझे बताओ व्यक्ति कितने हैं? 5। दिन कितने हैं? 12। और कह रहा है कि 5 आदमी एक दीवार 12 दिन में बना सकते हैं। चूंकि यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है, तो मैंने माना कि जो पूरा दीवार है वो अपने आप में कितना? 100%। ठीक है, मतलब पूरा पूरा काम कितना? 100। फिर कह रहा है सेम काम अब कितने दिन लेने हैं? 10 दिन। 10 दिन में कितने पुरुष की आवश्यकता होगी कि पहले जो दीवार था उसका 50% अधिक, पहले 100 था तो अब कितना? 150। मतलब पहले 100 दीवार था तो अब कितना कर लिया? 150। मतलब पहले काम 100 था तो अब 150। मैंने 100 क्यों ले लिया? क्योंकि मैंने देखा था कि 50% अधिक दीवार बनाना है, तो परसेंटेज में कंपेयर करना है। तो पूरा काम यहाँ 100 था तो यहाँ 100 में 50 बढ़ाकर 150। सरल कर लो इनको, आंसर आ गया, बात खत्म। अब मुझे एक एक करके बताओ सर, ये मैं काट दूं, बोलो किससे? 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। क्लियर है? 2 से मैं काट दूं सर कितनी बार? 6 बार। 5 से मैं काट दूं कितनी बार? 2 बार। और 2 से वापस काट दूं कितनी बार? 3 बार। तो इधर तो 3 तिया 9 और इधर क्या? M2। तो कितने आदमी अब लगेंगे सर? 9 आदमी लगेंगे। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर।
कि 9 आदमी और लगेंगे तो 10 दिन में पहले से 9 आदमी अब टोटल लगेंगे कि 10 दिन में पहले से 50% अधिक काम करेंगे, मतलब 150 काम करेंगे। क्लियर है ये बातें? चलिए क्वेश्चन पढ़ लो। आवश्यक आदमी की संख्या, ठीक है, आदमी की संख्या 9। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखने में टफ है लेकिन बहुत ही आसान है। कह रहा है a का घात 3 प्लस b का घात 3, अनुपात का मतलब बटे में a का घात 3 माइनस b का घात 3 बराबर सर 185 बटा 158 है। अब देखो इसको करने का एक तरीका क्या है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, ए क्यूब वाले को एक तरफ, बी क्यूब वाले को एक तरफ, फिर ए और बी का मान निकालो। मैं शॉर्ट एंड सिंपल बताता हूं। मैंने रेशियो के अंदर आपको पढ़ा रखा है कि सर योगा अनुपात और अंतरानुपात क्या होता है। तो योगा और अंतरानुपात से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे योगा अंतरानुपात लगाते हैं ये सीखेंगे। योगा नाम से ही पता चल रहा है, योग करना मतलब जोड़ना। अंतरा नाम से ही पता चल रहा है, अंतर लेना। तो एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको घटाएंगे। जोड़ेंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे? तो जिसके आगे दोनों जगह प्लस है। दोनों जगह प्लस किसके जगह है? ए के आगे। तो ए क्यूब का मान जोड़ कर लेंगे। तो इनको जोड़ो, 8 और 5 कितना? 13। ये कितना सर? 4 और ये कितना? 3। इनको जोड़ा 343। अब एक बार इनको घटाएंगे, घटाकर ऑब्वियसली अब जो मान बच गया वो तो बी क्यूब का मान। इनको घटाओ तो मुझे एक बात बताओ, ये 15 में से 8 घटाओगे तो कितना लोगे सर? 7 लोगे। और ये 7 में से 5 घटाओगे 2। मतलब ए क्यूब का मान कितना है सर? 343 और बी क्यूब का मान कितना सर? 27। तो यहां से अगर मैं ए का मान पूछूं तो आप कहोगे ना घनमूल निकाल दीजिए 343 का, जो कि कितना होगा? 7। और यहां से अगर मैं बी का मान पूछूं तो आप कहोगे सर 27 का घनमूल निकाल दीजिए, जो कि कितना होगा? 3। हमसे ए अनुपात बी पूछा तो लीजिए सर ए का मान 7, बी का मान 3, आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अब यहां पे मैंने कौन सा लॉजिक लगाया? तो आपको क्लास में पढ़ा रखा है योगा अनुपात तथा अंतरा अनुपात। उस लॉजिक से क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं सर? सॉल्व कर रहे हैं। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 6 बराबर घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर, एक दूसरे के बगल में रखे गए तो बनने वाले नए ठोस का आयतन बताएं। मैंने कहा था ना कि जब बहुत सारे घन को एक साथ रख देगा तो लंबाई में चेंज आएगा लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में चेंज नहीं आएगा। पहली बात, बहुत सारे घन को एक साथ रखेगा तो घनाभ बन जाएगा, और घनाभ बनते ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, तो चेंज सिर्फ किस में आएगा? लंबाई में। चौड़ाई और ऊंचाई वही होगा जो घन की क्या है? भुजा है। तो देखो ऐसे कहना चाह रहा है कि कितने घन है? 6 घन है। तो इस तरीके से 6 घन को रख दिया, 4 5 6, तो ये लंबाई है। अच्छा, अब ये तो घनाभ बन गया, तो मुझे बताओ घन होता तो इसकी भी भुजा 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, मतलब ये टोटल क्या होता? लंबाई। बना ये क्या? घनाभ। तो घनाभ बनते ही लंबाई मेरा क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा सर 6 बराबर घन को रखा है और हर एक की भुजा कितनी है? 7 है। सॉरी, यहाँ हर एक की भुजा कितनी है? 7 है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने कि 6 घन है। सुनना मेरी बात को वापस से, 3 4 5 6, हर एक की भुजा कितनी है सर? 7 है। और आपको पता है कि घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है। अगर भुजा 7 है तो लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7 और ऊंचाई भी 7। लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? अलग अलग। अब 6 घन को मिलाया तो सबसे पहले बनेगा क्या? घनाभ। अगर मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ की लंबाई क्या होगी? तो घनाभ की लंबाई होगी सर, ये 7 कितनी बार है? 6 बार, तो 7 छक 42। लेकिन जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है उसमें कोई चेंज नहीं। जो घन की भुजा है वही इसकी चौड़ाई, और जो घन की भुजा है वही इसकी क्या? ऊंचाई। सिर्फ बदलता कैस क्या है? तो लंबाई। अब मुझे कह रहा है सर इस आकृति का आयतन निकाले, तो यह आकृति कैसा बना? घनाभ आकार का। घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है तो आयतन निकाल लोगे। 42 गुना 7 गुना कितना? 7। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मुझे बताओ 42, 7 में 7 का गुना 49, यूनिट डिजिट से कर ले, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 8 मुझे यहीं पे दिख रहा है इकलौता। तो इनको गुना करोगे तो 2000 कितना होगा? 58। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इकाई अंक से कर लिया, इसका इकाई 9, इसका इकाई 9 दूनी 18, 18 मतलब इकाई में कितना? 8, 8 बस इन सब में एक ही जगह दिख रहा है, मतलब गुना करने पर यही आता। तो मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया, यही आपका क्या? आंसर। क्लियर है? और इस चीज का ध्यान रखना, क्लास में ही बताया था, जब बहुत सारे घन को एक साथ रख दिया जाए तो घनाभ बनेगा,
उसकी सिर्फ लंबाई बदलेगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम घन के भुजा के बराबर होगी। अगले को देखो 18। क्या कह रहा है? 3 संख्या दी गई है जिसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। 3 संख्या है सर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कह रहा है दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, पहले में अगर 3 का गुना करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। और क्या कह रहा है? तीसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब अगर तीसरी संख्या का 2 गुना करे तब भी दूसरी संख्या मिल जाएगा। दूसरी संख्या मिलेगा कैसे? पहली संख्या का 3 गुना कर दो या तीसरी संख्या का 2 गुना कर दो। तो तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब मुझे यहां पे डेटा सेट करना पड़ेगा कि यहां पे ऐसा क्या वैल्यू लूं कि जिस यहां पे मैं ऐसा क्या वैल्यू लूं कि भैया यहां का वैल्यू 3 गुना करने पे ये आ जाए और यहां का वैल्यू 2 गुना करने पे ये आ जाए। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहां पे 6 लेता हूं और यहां पे मैं 2 लेता हूं तो 2 का 3 गुना कितना? 6। और अगर मैं यहां 3 लेता हूं तो 3 का 2 गुना कितना? 6। वैल्यू बैठाना था, बस बैठा लो। क्लियर है? मैंने सोचा यहां क्या ले, तो मैंने यहां 3 लिया, 3 का 2 गुना 6। अगर यहां 6 है तो ये तो 6 फिक्स आएगा, यहां क्या ले जो इसका 3 गुना 6 आ जाए, तो 2 का 3 गुना 6। तो इस तरीके से 2, 6 और 3 इन तीनों का रेशियो है। ठीक है, अब कह रहा है इनका औसत कितना है सर? 66 है। तो एवरेज कैसे निकालते हो? राशियों का योग, इनको अगर x मान लोगे तो 2x प्लस 6x प्लस क्या? 3x और बटा राशियों की संख्या। तो यहां से देखा जाए तो वैल्यू होगा 66 गुना 3 और इनको जब जोड़ोगे तो सर 11x। तो बताओ 11 से यह वैल्यू कितनी बार? 6 बार। तो x का मान कितना? 6 3 18। हमसे पूछा पहली संख्या, तो पहली संख्या 2 और x का मान 18, तो 18 का 2 गुना कितना? तो आपने कहा सर 18 का 2 गुना 36। तो 36 क्या होगा? पहली संख्या। और सही उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरी संख्या पूछता तो 18 गुना 6 करते, तीसरी पूछता तो 18 गुना 3 करते। बस इसको बैठाना था, बैठा लो, काम बन जाएगा। क्लियर है? आप सोचते सर यहां 1 ले तो 1 का 2 गुना 2 करते, तो फिर यहां क्या वैल्यू ले कि 3 गुना करने पे 2 आता, ऐसा सोचना पड़ता। आपने सोचता यहां 2 लिया तो 2 का 2 गुना करते 4, तो यहां क्या वैल्यू ले कि 3 गुना करने पे 4 आता। फिर आपने सोचा 3 लेते तो 3 का 2 गुना 6, तो यहां क्या वैल्यू ले कि 3 गुना करने पर 6 आ जाए, तो आपने कहा 2। इस तरीके से सोचना होगा रेशियो में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया जो 4% की दर से 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो धनराशि बताएं। मतलब क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, समय 2 साल है और ये मिश्र धन है आपका। तो मुझे बताओ 4% का मतलब 1/25 होता है। आपको क्लास में पढ़ाया है सर ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, और इनको जोड़ोगे तो मिश्रधन बनेगा। तो एक तरफ मूलधन लो, एक तरफ मिश्रधन लो। मूलधन कितने का सर? 25 का। 25 में 1 रुपए का ब्याज जोड़े तो मिश्रधन कितने का? 26 का। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? लेकिन ये रेशियो 1 साल का है क्योंकि ये दर प्रति वार्षिक है। हमें कितने साल का रेशियो चाहिए? 2 साल का, तो बस पावर 2 लगा दो। 3 का चाहिए तो पावर 3 लगाते। 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। ये 2 साल के मिश्रधन और मूलधन का क्या आ गया? रेशियो। क्वेश्चन में मिश्रधन कितना था? 338। यहां कितना है? 676। मुझे बताओ 676 का आधा है क्या? साफ साफ दिख रहा है ना, 676 का आधा 338। तो इसका भी क्या होगा? आधा। किसका आधा? 625 का आधा। और 625 का आधा क्या होगा सर? तो 600 का आधा 325 का आधा 12.5, तो 312.5। 312.5 इस क्वेश्चन का क्या है? सही उत्तर। मूलधन क्या होगा? 312.5। देख लो। बढ़े अगले को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या को 2 क्रमिक वर्ष में 10 और 20% बढ़ा, तीसरे वर्ष में 25% क्या हो गई? घट गई। तो पहले देखो, पहले जनसंख्या 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 25% घट गई। ऐसा ही तो कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो मुझे बताओ 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5 और 25% मतलब 1/4। अब सुनना मेरी बात, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं नहीं। वर्तमान में जनसंख्या 10 है, 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11। यहां वर्तमान में जनसंख्या 5 है,
एक बढ़कर कितनी हो जाएगी 6, और यहां वर्तमान में जनसंख्या 4 है, एक घटकर कितनी हो जाएगी 3। क्लियर है? तो मैं पूछूं वर्तमान में टोटल जनसंख्या क्या है, तो इनका गुना करोगे, 5 चौका 20 में 10 का गुना, तो सर ये 200। और फ्यूचर में 3 साल बाद जनसंख्या कितनी, तो इनका गुना करोगे, 6 3 18, और 18 में 11 का गुना करोगे तो 198। मतलब सर वर्तमान में जनसंख्या 200 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 198। आप चाहो तो इनको काट भी लो, काट लेंगे बाद में। अब क्वेश्चन में पूछा क्या कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या का 3 वर्ष पहले की जनसंख्या से अनुपात बताओ। तो मुझे एक बात बताओ कि ये वर्तमान की जनसंख्या, ये भविष्य की जनसंख्या, मतलब 3 साल बाद की जनसंख्या। तो हमसे कह रहा 3 साल बाद की जनसंख्या का या तीसरे वर्ष की जनसंख्या का 3 साल पहले की जनसंख्या से रेशियो बताओ। तो फ्यूचर में मैं 3 साल आगे चला गया तो फ्यूचर से 3 साल पीछे आऊंगा तो वर्तमान ही तो पहुंचूंगा। तो मुझसे ये कह रहा है कि इनका रेशियो उल्टा बताओ, फ्यूचर का और प्रेजेंट का रेशियो बताओ। तो बताओ फ्यूचर का रेशियो क्या था 198 और प्रेजेंट का रेशियो क्या था 200। इनको काट लो तो यह 99 बार और यह कितनी बार 100 बार। सही उत्तर क्या होगा 99 और 100। बस थोड़ा सा यही समझना था। अगर 100 इनको काट के 100 99 लगाते तो गलत होता। क्वेश्चन में कह रहा था तीसरे वर्ष की जनसंख्या का 3 वर्ष पहले की जनसंख्या से अनुपात बताओ। तो तीसरे वर्ष मतलब ये 3 वर्ष की इसकी जनसंख्या का, इसको पहले लिखते हैं। 3 वर्ष पहले जाते तो वर्तमान आता, तो वर्तमान का मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट का रेशियो पूछा था 99 100। तो 99 और 100 क्या होगा 99 अनुपात 100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।